नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे आपको 30 मार्च 2016 को जो एग्जाम हुई थी उसके शिफ्ट फर्स्ट। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1, 2, 10, 18, 3, 17 और 19 अंकों का माध्य यानी कि मीन क्या है? तो देखो दोस्तों, माध्य माध्य का मतलब ही औसत ही होता है। यानी कि हमें औसत ज्ञात करने का यदि फॉर्मूला है पता तो हम माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो औसत का फॉर्मूला है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि 1, 2, 10 इन सबको जोड़ेंगे और उनमें ये कितनी बार हैं उसका भाग दे देंगे। जब हमने इन्हें जोड़ा तो 1 और 2 3 और 10 13, 13 और 18 31 और 3 34 और 17 51 और 51 और 19 70। हमारे पास इन सब का योग क्या आ गया? 70। यानी कि राशियों का योग क्या आ गया? 70। तो राशियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि राशियों की संख्या है 7। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये औसत का फॉर्मूला है। तो 70 में जब 7 का भाग दिया तो 10 बार गया, यानी कि औसत क्या आ गया? 10। यानी कि माध्य क्या आ गया? 10। औसत और माध्य दोनों ही एक ही है। ठीक है, यानी कि औसत हमारा और माध्य भी यही है। ठीक है, अगला देखते हैं। 8, 6, 8, 7, 8, 6, 8, 7, 6 अंकों का बहुलक और माध्यिका क्या है? देखो दोस्तों, इस प्रश्न में दो चीज पूछी है, बहुलक और माध्यिका। तो देखो, बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं? बहुलक का मतलब होता है कि कौन सी जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी गई होती है वो बहुलक होती है। यानी कि ये दूसरा तरीका इसका ऐसा है पूछने में, जैसे यहाँ कोई वर्ग दे देंगे, यानी कि 5 से 10, 10 से 15 इस टाइप से, और उसमें ये यहाँ पे संख्या दे देंगे 6, 8। तो इस टाइप से एक दूसरा तरीका है इसका पूछे जाने का, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा पूछा है। तो इसमें देखो, हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या लिखी गई है। तो हम देखते हैं 6 कितनी बार लिखा गया, ये शुरू से देखते हैं 8 कितनी बार लिखा गया। 8 लिखा गया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 8 जो लिखा है वो कितनी बार लिखा है? 4 बार। फिर देखते हैं 6 कितनी बार लिखा है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। 6 कितनी बार लिखा है? 3 बार। अब देखते हैं अगला अंक 7 कितनी बार लिखा है? 1 बार और 2 बार, यानी कि 7 कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार जो संख्या लिखी गई है वही बहुलक होता है। तो क्या है हमारा बहुलक? 8, क्योंकि 8 सबसे ज्यादा बार लिखी गई है 4 बार। ठीक है दोस्तों, अब 8 तो कई ऑप्शनों में। अब अगला पूछा है इसी प्रश्न में, माध्यिका क्या है? देखो दोस्तों, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये जो संख्याएं दे रखी हैं, ये जो संख्याएं दे रखी हैं, इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये बात आप ध्यान रख सकते हो कि आरोही और अवरोही का मतलब क्या होता है। तो देखो, अब जैसे हमने इन्हें आरोही क्रम में लिखा, कोई भी क्रम में लिख सकते हैं हम, आरोही या अवरोही। जैसे अवरोही मान लो, अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। यदि थोड़ा आपको ऐसे लग रहा है तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 8। अब 8 कितनी बार लिखा है? 4 बार, यानी कि हम 4 बार लिख देंगे। फिर उससे छोटी संख्या है 7, वो कितनी बार है? 2 बार, यानी कि हम 2 बार लिख देंगे। इससे छोटी संख्या क्या है? 6। 6 कितनी बार है? 3 बार। हम 6 को 3 बार लिख देंगे, 1, 2, 3। हमारे पास टोटल संख्या कितनी है? हमने गिना था अभी पिछले प्रश्न में, उसी टाइप से यहाँ गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास टोटल संख्या है 9।
जो इन सब के बीच वाली संख्या कौन सी है? इन सब के बीच वाली यानी कि जो 5वें नंबर पे होगी वो इन सब के बीच में होगी। तो जो संख्या बीच में आती है यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो संख्याएं बीच में आती है वह माध्यिका कहलाती है। अब यहाँ पे जैसे अगर ये संख्या 10 होती, अब इसका उत्तर तो 7 आ जाएगा, माध्यिका 7 है हमारे पास। अगर ये संख्या 10 होती है यानी कि एक 5 और होता यहाँ पे, तो अब इनकी काउंटिंग 10 हो गई, एक 9 तो पहले थी, एक ही बढ़ गया 10 हो गई। अब हमारे पास बीच में क्या आएंगे? दो संख्याएं आ जाएंगी यहाँ पे बीच में। अगर इस 7 की जगह मान लो यहाँ 6 ही होता, एक एक बार ही होता 7 यहाँ, और 6 4 बार होता, तो अब हमारे पास माध्यिका 2 हो जाएंगी, 7 और 6, क्योंकि ये संख्या टोटल 10 है। तो इन 10 के बीच में जो संख्या आएंगी वो 2 आएंगी, क्योंकि यदि विषम संख्या होती यानी कि 9 होती तो 5वें नंबर के बीच में आ जाती। जब 10 है तो बीच में कौन कौन सी आएंगी? 5 और 6। तो इस टाइप से हम ये कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे ये 4 है और ये तो 6, इसके इधर भी 4 हो गई और इसके इधर भी 4 हो गई, दोनों साइड 4 4 हो गई, तो बीच में ये दो संख्या बच गई 7, और यहाँ पे 6 लिखा है हमने दूसरा समझाने के उद्देश्य से। तो हमारी माध्यिका क्या हो गई? ये जो बीच में आया था 7, 5वें नंबर पे। हमारे पास क्या आया था? बहुलक क्या आया था? बहुलक आया था हमारे पास 8 और माध्यिका क्या है? ये 7। तो ये दोनों ऑप्शन में किसमें है? सी में। तो हमारा सी उत्तर हो गया। देखो दोस्तों, इसमें हमने ये दोनों चीज बताई है आपको, और ये दो ही प्रश्न पूछी है, बहुलक और माध्यिका। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सर्वाधिक बार आई है वह संख्या बहुलक कहलाती है, और माध्यिका का मतलब होती है जो संख्या बीचों बीच में होती है, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो संख्या बीच में आती है वह माध्यिका कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। एक बहुभुज की भुजा 9 भुजाएं हैं, उसके आंतरिक कोण कितना होगा? उसका आंतरिक कोण कितना होगा? देखो दोस्तों, इस फॉर्मूले को भी आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में कि किसी भी बहुभुज के बहिष्कोण का योग, बहिष्कोण होता है किसी भी बहुभुज का, उसका प्रत्येक बहिष्कोण का मान होता है 360 डिग्री बटे भुजा, यानी कि किसी भी बहुभुज का बहिष्कोण, किसी भी बहुभुज का बहिष्कोण का मान होता है 360 डिग्री बटे भुजा। यानी कि बहुभुज में अगर 6 भुजाएं हैं तो बहिष्कोण का मान आ जाएगा 360 बटे 6, यानी कि 60 डिग्री। यदि बहुभुज में 9 भुजाएं हैं, यहाँ पे 9 भुजा दे रखी है, तो बहिष्कोण यानी कि बहिष्कोण का मतलब होता है बाहरी कोण, तो बहिष्कोण का मान आ जाएगा 360 डिग्री बटे 9, यानी कि 40 डिग्री। ये जो कोण आएगा ये बहिष्कोण आता है, यानी कि बाहरी कोण। ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक चीज तो आप ये लिख लीजिएगा कि किसी भी बहुभुज के बहिष्कोण का मान होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या, यानी कि यदि 9 भुजाएं तो 9 का भाग दे देंगे, 6 जितने भुजाएं उसका भाग दे देंगे, तो बहिष्कोण का मान आ जाएगा। दूसरी बात ये लिख सकते हैं आप, ये लिख लीजिएगा कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण प्लस बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण प्लस बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब हमें पता है कि ये जो 9 भुजाएं हैं इसके बहिष्कोण का मान 40 डिग्री आया है, और बहिष्कोण और आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? आंतरिक प्लस बहिष्कोण हमारे पास है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो 40 जब इधर जाएगा तो आंतरिक कोण का मान आ जाएगा 180 माइनस 40 बराबर 140 डिग्री। अगला दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का मान क्या है? देखो दोस्तों, यदि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यदि पता है तो ये प्रश्न
बिल्कुल सेकंड टर्म हो जाएगा। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब टू ये प्लस का 2ab, यहाँ हमने ये जो सूत्र इसकी जगह ये मान लिख दिया और फिर ये लिख दिया प्लस 2ab बराबर पूछा है क्या है। अब देखो ये 2ab माइनस का है और ये 2ab प्लस का है, इसलिए दोनों कट जाएंगे और हमारे पास शेष बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पता होना चाहिए। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, इसका सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसमें सभी संख्याएं प्लस की हैं। तो ये सूत्र आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। अब देखो दोस्तों, यहाँ चार ये ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से पूछ रहा है सबसे कम मान किसका है। तो 0.5 का मान हमें पता है, 0.5 का मान क्या होता है, 0.5 होगा इसका। तो यानी कि अगर कोई संख्या पॉइंट के यहाँ लिखी हुई है और उसके अंत में हम कितनी भी जीरो लिख देंगे तो उसके परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए ऑप्शन में ये दिया है 0.5 है ना, बी में दिया है 1/0.5। अब देखो इस 0.5 की जब हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में हम क्या कर देंगे 10। अब ये पॉइंट हट गए ऊपर से, यानी कि 5/10 हो गया। जब कोई संख्या बटे के भी बटे में हो तो वो ऊपर चली जाती है, यानी कि 10 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो 10 5 से 2 बार कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2, यानी कि बी का मान क्या आ जाएगा 2। अब देखो सी का देखते हैं, जब भी हम कोई पॉइंट वाली संख्याओं को दशमलव वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो पहले सीधा संख्या गुणा संख्या कर देंगे, यानी कि 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आएंगे। अब हम देखेंगे कि दशमलव कितने अंक छोड़कर लगानी है, तो हम देखेंगे कि इसमें एक अंक छोड़कर लिखी हुई थी दशमलव और इसमें एक अंक है, कुल 2 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगानी है, यानी कि 1 और 2। तो हमें यहाँ दशमलव लगानी है और इसके आगे 0। तो ये सी का मान आ गया। अब देखो डी का मान, हम पहली संख्या को गुणा करेंगे 2 5 10, यानी कि हम 10 लिख देंगे। फिर हम दशमलव देखेंगे कितने अंक छोड़कर लिखनी है, एक अंक। तो एक अंक छोड़कर जब हम दशमलव लिखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। अब हमें देखना है सबसे छोटी संख्या क्या है। इसका मान 1 है, इसका मान 0.25 है और इसका मान 2 है, इसका 0.5 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सी 0.25, यानी कि ये वाली संख्या सबसे छोटी है। इसमें केवल हमें ये जानना चाह रहा था कि दशमलव के बारे में हमें ज्ञान है या नहीं है। अगला देखते हैं, पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, क्यों उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वो एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करें तो इस काम को कितना भाग पूरा करेंगे। देखो ये कोई पी है, ये 10 दिन में कर रहा है और क्यों कितने दिन में कर रहा है, क्यों 15 दिन में कर रहा है। हमने कहा है कि इनका ये कर लिया करो, यहाँ पे लघुत्तम ले लिया करो। तो 10 और 15 का कितना आ गया लघुत्तम 30, यानी कि ये दोनों मिलकर 30 इकाई काम करेंगे तब जाके काम पूरा होगा। अब पी एक दिन में कितनी इकाई काम करता है, तो 30 में हम 10 का भाग देकर देख लेंगे, 3 इकाई काम करता है एक दिन में। ठीक है, और क्यों कितनी इकाई करता है, तो 15 का 30 में भाग देकर देख लेंगे, 2 इकाई करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 + 2 यानी कि 5 इकाई काम कर लेंगे दोनों मिलकर। यदि वो 7 मिलकर 5 दिन तक काम करें, जो एक दिन में 5 इकाई कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितने इकाई कर देंगे, 5 गुना 5 यानी कि 25 इकाई काम कर देंगे। अब देख लो ये पूछ रहा है प्रश्न में कि ये जो काम 5 दिन तक कर रहा है उसके बाद कितना भाग पूरा करेंगे, यानी कि ये जो 25 इकाई है ये कुल काम का कौन सा हिस्सा है। यानी कि 25 कुल काम 30 है और काम कर रहा है 25 इकाई, तो ये 25/30 वाला हिस्सा है, यानी कि 5 से काटेंगे
तो 5 और नीचे 6 यानी कि 5/6वां हिस्सा है। अगला देखते हैं दोस्तों। 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए यदि प्रत्येक में से क्रम से 1/2, 1/3 तथा 1/4 भाग और जोड़ दिया जाए। यानी कि ये जो सेब है, देखो ये जो सेब थी ये थी 10 दर्जन, 10 दर्जन यानी कि 10 गुणा में 12, 120 थी। ठीक है, और इसमें 1/2 भाग और जोड़ दिया यानी कि इसमें जो प्लस करा है वो 120 का 1/2 भाग और कर दिया। 1/2 भाग का मतलब 60, 60 और जोड़ दी तो कितनी हो गई सेब? 180। उसी टाइप से आम, आम पहले थे 15 दर्जन यानी कि 15 गुणा 12, तो 15 गुणा 12 करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 थे और उनमें 1/3 और जोड़ दिया यानी कि 180 प्लस 180 का 1/3वां भाग यानी कि 60 और जोड़ दिए तो 60 और 180 240 हो गए। अब उसी टाइप से संतरे, संतरे रखे थे पहले 20 दर्जन यानी कि 20 गुणा 12 बराबर 240 और इनमें जोड़ दिया 1/4 भाग यानी कि 240 का 1/4 भाग कितना आ गया? 60। तो ये हो गए 240 प्लस 60 यानी कि 300। तो अब ये पूछ रहा है कि अब बेचने के लिए कुल फल कितने हो गए? तो इन सबको जोड़ देंगे तो 0 की 0, 4 8 12, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 720। तो कुल फल अब कितने हो गए? 720। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 के गुणनखंड ज्ञात करो। देखो दोस्तों, जब भी ऐसे गुणनखंड आता है तो हमें ये क्रम देखना होता है तीनों संख्याओं में कि पहले जिसके घात 2 है वो है क्या, फिर उसके बाद बिना घात वाली, फिर सामान्य संख्या। ये क्रम है क्या इनका, हमें सबसे पहले क्रम देखना होता है। अगर ये मान लो 42 इधर है, एक्स इधर है, तो सबसे पहले हमें एक्स को इधर रखना होगा यानी कि हमें ऐसे ध्यान रखना होगा कि क्रम रखें ऐसा। अब देखो होता क्या है एक्चुअली कि हमें अपने दिमाग में सोचना होता है या गुणन अपने अलग से हल करके देखना होता है कि ये जो बीच वाली संख्या है इसको ऐसे लिखें कि इस वो जो मान लिखेंगे उसका गुणा करेंगे जब, तो इन दोनों गुणनफल के बराबर आएगा यानी कि 42 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 42 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। और यदि हम उसे जोड़ें या तो हमारा मान x आना चाहिए यानी कि यही मान आना चाहिए हमारा। तो अब ये जो संख्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको तो सेम लिख देना है क्योंकि हमें जो भी करना होता है वो इस संख्या का करना होता है। अब इस संख्या का ऐसा टुकड़ा करें कि वो जो मान यहाँ रखेंगे हम, तो उसका गुणा करने पर तो इन दोनों के गुणनफल यानी कि 42 एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए और जोड़ने या जोड़ने पर ये मान आना चाहिए। तो देखो जब हमें क्या करना होता है, इस 42 एक्स स्क्वायर का टुकड़ा करके देखना होता है कि ऐसी कौन सी संख्या रखें यहाँ कि जब हमें गुणा करें तो ये मान आए 42 एक्स स्क्वायर और जोड़ें तो ये मान आए। तो देखो 42 एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे, देखो 7x और 6x टुकड़ा कर देंगे। 7x गुणा में 6x जब करते हैं तो देखो 42 एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक संख्या प्लस की होनी चाहिए और एक माइनस की, क्योंकि गुणनफल आएगा वो माइनस 42 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अब माइनस तब आएगा जब एक संख्या इन दोनों में से माइनस की होगी। माइनस की संख्या कौन सी रखनी है, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर हम जब जोड़ेंगे तो प्लस वाली बचनी चाहिए यानी कि छोटी वाली संख्या माइनस की रखेंगे। तो हम माइनस के 6x रखेंगे। तो अब जब हम यहाँ लिखेंगे तो प्लस 7x लिख देंगे और माइनस के 6x। अब देखो 7x
और -6x का मतलब ही x है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो x ही बचेगा। हमने जो भी काम करा है इस संख्या पे काम करा है, यानी कि इसका टुकड़ा करा है। टुकड़ा ऐसे करा है कि इन दोनों के गुणनफल, यानी कि ये a मान लो, ये b मान लो, ये c मान लो, तो a और c के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। फिर हम 42 को 42 लिख देते हैं। फिर अब इनमें से क्या करेंगे, x दो जोड़ा बना लेंगे, तो इस जोड़े में से x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x ही ऐसी संख्या है जो कॉमन आ रही है, तो यहाँ x बच गया, यहाँ प्लस का 7 बच गया। यहाँ पे देखो, अब इन दोनों में से ऐसी संख्या कॉमन लेनी है हमें कि ये ही मान बचे, इसमें जो मान आया है वही मान इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पर हम -6 कॉमन ले लेंगे, तो -6x में जब भाग दिया तो x बच गया, और -42 में जब -6 का भाग दिया तो प्लस के 7 बार गया। अब देखो इनके बराबर 0 है, तो हमारे पास ये आया x, एक प्लस 7 आ गया, एक तो 2 बार, तो जब दो बार आता है हम एक बार लिखेंगे। और दूसरा मान आया हमारे पास x -6, और इन दोनों का मान क्या है, 0। जब हम देखो x प्लस 7 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर 7 इधर चल जाएगा, -7 इधर आ जाएगा। और जब x -6 बराबर 0 लिखेंगे, तो x ये 6 इधर चला जाएगा और x बराबर 6 आ जाएगा। तो x के मान हमारे पास 2 आ जाएंगे, -7 और प्लस का 6। अगर इसमें ये पूछता है कि x का मान क्या है, तो x के मान 2 हैं, -7 और प्लस का 6। लेकिन इसमें यहाँ केवल इसके गुणनखंड ही पूछा है, तो गुणनखंड 2 होंगे, x प्लस 7 और x -6। अब यहाँ पे देखो x प्लस 7 और x -6 कौन से में दे रखा है, तो x प्लस 7 और x -6 इसमें दे रखा है, C उत्तर है हमारा। तो हमारा उत्तर C हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला, कार B कार A से दुगनी गति से दौड़ रही है। यदि कार A 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर जा रही है, यानी कि चाल बराबर, देखो चाल बराबर क्या करते हैं हम, दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है, 90 किलोमीटर, समय क्या ले रहा है, 1.5 घंटे, यानी कि 3 बटे 2 घंटे। जब कोई संख्या बटे के भी बटे में हो तो ऊपर चले जाएगी, यानी कि 2 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे। तो इसका मान क्या आ जाएगा, चाल क्या आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो एक ही चाल आई है, अब ये प्रश्न में कह रहा है कि कार ए से दुगनी से गति से दौड़ रही है, यानी कि कार ए है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रही है, तो बी दुगनी गति यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ेगी। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, डी, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले चाल ज्ञात करनी है एक ही। जब एक ही चाल आ जाएगी तो बी की तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि बी की चाल 2 गुनी 1 है। अगला देखते हैं, 1739 में से, यानी 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो दोस्तों इसका ये छोटी संख्या है, और हमें क्या करना है, 11 से विभाजित होने के नियम भी है, उससे भी हम देख सकते हैं। और दूसरा तरीका यही है कि भाई 1739 में सीधा भाग दे लो। जब भाग दिया, 11 कम 11 6 बच गए, फिर एक बार गया, 6 बच गए, उतार लिए 3, 11 6, ये नहीं 5 बार जाएगा तो दोबारा 11 पंजो 55, 13 में से 5 गए तो 8, ये 89 हो गए, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, यानी कि 1 बच गया। शेषफल क्या गया, 1। यदि हम इस संख्या में 10 और जोड़ दें तो शेषफल 11 हो जाता है, तो 11 का मतलब उसमें भाग चला जाएगा, तो संख्या में हमें क्या जोड़ना होगा, 10, क्योंकि शेषफल 1 बच रहा है ना। ठीक है दोस्तों। और दूसरा तरीका ये है, एक तो ये है, दूसरा ये है कि देखो 11 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सम तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों का अंतर देखते हैं, योग का अंतर। तो यहाँ पे विषम स्थान पे 1 और 3 है, तो 1 और 3 का योग क्या आ जाएगा, 4। 7 और 9 का योग क्या आ जाएगा, 16। अब देखो
यहाँ पे क्या है, इन सम और विषम स्थान पर स्थित अंकों का अंतर है कितना, 4 16 यानी कि 12। यदि ये अंतर 11 का होता, यानी कि ये देखो विषम स्थान पर स्थित अंक, विषम स्थान पर स्थित अंक में यदि एक और जोड़ दें, एक और जोड़ दें तो इनका अंतर, इन दोनों का अंतर 11 ही रहेगा। जब सम तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर यदि 0 11 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये जो 4 आ रहा है ये विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग आ रहा है, यानी कि विषम स्थान पर स्थित अंक का योग में यदि हम एक और जोड़ दें तो ये 5 हो जाएगा और सम वाला 16 है और इनका अंतर 11 हो जाएगा, तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी। अब विषम स्थान पर स्थित अंक है, ये क्या है 3। एक मिनट दोस्तों, ये कुछ ज्यादा ही चल रहा है पेन। तो विषम स्थान पर स्थित अंक है 3। अब देखो 3 में यदि हम एक जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 3 में एक तो जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है, यानी कि 2.5 अंक में। तो 2.5 अंक में एक जोड़ने के लिए हम इसके साथ एक 0 भी बढ़ानी होगी, तो टोटल हमें 10 जोड़ना होगा। जब हम 10 जोड़ देंगे तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। सम तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग हम देखते हैं कितना आ रहा है, फिर उन योगों का अंतर देखते हैं। यदि उन योगों का अंतर 0 11 या 11 का गुणा जा रहा है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 12 आ रहा है इनका अंतर, हमें 11 करना है। 11 तब होगा जब इसमें हम एक और जोड़ दें, यानी कि 4 1 5 हो जाए तब। अब एक जोड़ने के लिए देखो, अगर ये स्थान पर ये सम वाला होता तब तो हम डायरेक्ट एक जोड़ सकते थे, तब भी यहाँ 9 आ रहा है, ये 0 हो जाएगा। ये स्थान है विषम, यानी कि ये वाला स्थान है, तो यहाँ पे 3 में एक जोड़ने के लिए हमें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इसलिए 10 जोड़ना होगा। अगला देखते हैं। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या दे रखी है, लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है 168। अब हमें चौड़ाई तो पता है 7, लंबाई पता नहीं, तो लंबाई याद कर लेंगे 168 में 7 का भाग दे लेंगे क्योंकि भाग में चल जाएगी, तो ये आ गई 24। आयत एक्चुअली होता कैसा है, आयत ऐसा होता है, यानी कि उसकी आमने सामने की भुजाएं ऐसे बराबर होती हैं। अब देखो चौड़ाई क्या है, मान लो ये भुजा, ये 24 है तो ये 7 है, ऐसे मान लेते हैं कोई भी लंबाई और चौड़ाई, जो लंबाई बड़ी होगी हमेशा। अब देखो ये कह रहा है कि उसके विकर्ण ज्ञात करो। तो आयत में क्या होता है, ये सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, और जब आयत की विकर्ण होती है तो वो ऐसे बीच में होती है। तो ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब हम इस भुजा को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कर्ण ज्ञात करने के लिए और उनका वर्गमूल कर देते हैं, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 525 का 24 का 576, 576। अब 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 7 और 4 11 1 12, 5 और 1 6 625। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। जब इसका वर्गमूल निकाला तो 625 का वर्गमूल 25, यानी कि ये जो कर्ण आएगी वो क्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। देखो दोस्तों अभी पिछले एक प्रश्न में हमने बताया था आरोही और अवरोही का मतलब। आरोही का मतलब होता है पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, बढ़ते क्रम। और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस टाइप से। तो यहाँ आरोही पूछा है, आरोही का मतलब पहले सबसे छोटी,
अब देखो ये चार संख्या दे रखी हैं, 2/3, 3/4, 4/5, 1/2। तो सबसे पहले हमें इनका पता होना चाहिए कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम देखते हैं, जैसे 2/3 का मतलब क्या होता है। जैसे यदि हमें किसी संख्या बटे का मतलब सीधा पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2/3 का मतलब 2 में 3 का भाग दे लेंगे। जब 3 का भाग दिया तो भाग नहीं गया, या ये 20 कर दिया और 3 6 का 18 कर दिया। फिर ये 2 आ गया, इसमें भाग नहीं दिया तो यहाँ 0 लगा दिए, यहाँ 0.6 आ गया। ये जो मान है हमारे पास ये 2/3 का है। अब 3/4 का मान लो हमें सीधा पता नहीं है तो 3 हम 4 का भाग दे लिया। जब 3 में 4 का भाग नहीं जा रहा सीधा तो यहाँ पॉइंट लग गया, फिर यहाँ 0 लग गई तो 4 से तो 28, 2 आ गया, फिर यहाँ 0 लगा दी तो 4 पंजो 20, यानी कि इसमें भाग चला गया। तो ये जो 0.75 आया ये आया 3/4 का मान। उसी टाइप से हम देख लेंगे 4/5 का मान। जब हमने 4/5 का मान देखा तो 4 में 5 का भाग नहीं गया तो यहाँ पॉइंट लगा दी और यहाँ 0 लगा दी, तो 5 8 40, यानी कि 0.8 ये आया अपने पास 4/5 का मान। 1/2 का मान हमें वैसे पता ही है 0.5 होता है, या फिर 1 में भी भाग देकर देख लो यदि नहीं पता है। यहाँ 0 पॉइंट आ गई, यहाँ 0 लगा दी, 2 पंजो 10। अब देखो ये 1/2 का मान है। अब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी संख्या। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे देखो इसका मान आ रहा है 0.5, इसका 0.8, इसका मान 0.75, इसका मान 0.66। तो सबसे छोटी 0.66 हो गई, यानी कि सबसे पहले जो मान आएगा वो किसका आएगा। क्या इससे और कोई छोटी है, ये इससे छोटी तो ये 0.50 ही है ना, सबसे छोटी 0.50 ही है। 50 के बाद 66, 66 के बाद 75, 75 के बाद 8, यानी कि सबसे पहले 0.5 है। 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 आ रहा है सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आना चाहिए 0.66, यानी कि 2/3 आ रहा है। तीसरे पर आना चाहिए 0.75, यानी 3/4 आ रहा है। चौथे पे 4/5। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, सी। अगला देखते हैं। दिए गए बार चार्ट में कंपनी C1, C2, C3, C4 के वर्ष 2012, 13, 14 को दर्शाया गया है। बार चार्ट पर विचार करते हुए उस पर आधारित सवालों के जवाब दीजिए। देखो दोस्तों, ये कोई C1 कंपनी है, ये C2 कंपनी है, ये C3 कंपनी है, ये C4 कंपनी है, और इनके जैसे 2012, 13, 14 इसकी बिक्री दिखाई गई है। पहला जो डार्क में ये 2012 की है, इसमें दे रखा है क्रम से। ये 2013 की है, ये लास्ट वाली 14 की है। ये इसी टाइप से 12, 13, 14, ये C2 कंपनी, ये C3 कंपनी, ये C4 कंपनी। अब इस पर आधारित प्रश्न उसने पूछे हैं। जैसे ये कह रहा है 2012 से 2013 के दौरान किन दो कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई, यानी कि 12 से 13 की तुलना करिए। और ये पूछा है कि किन कंपनियों में वृद्धि हुई है, यानी कि 12 से जब हम तुलना करेंगे 13 में 12 वाला कौन सा है, ये शुरुआत में सभी में 12 है, ये 12 है। जब हम 12 से 13 की तुलना करेंगे तो ये कह रहा है कि किन दो कंपनियों में वृद्धि हुई है, यानी कि इसमें 2012 में 95 की बिक्री हुई थी, 50 और 13 में घट गई थी, तो इसमें तो वृद्धि हुई नहीं है। इसमें 2012 में 150 की हुई थी, 13 में घट गई थी, इसमें भी वृद्धि नहीं हुई। और इसमें 2012 में 125 की हुई है और 13 में 130 की, यानी कि इसमें वृद्धि हुई है। इसमें 2012 में 100 की बिक्री हुई है और 13 में 110 की हुई है, तो इसमें भी वृद्धि हुई है, यानी कि C3 और C4 में वृद्धि हुई है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, C3 और C4 में वृद्धि हुई है। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधे के रोपण से रोपा जाना है। पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक लॉजिक लगा हुआ है, वो ये है, जैसे
देखो दोस्तों, जैसे ये कोई वर्गाकार मैदान है, मान लीजिए वर्गाकार ये मैदान है, ठीक है। 100 पौधे रोपे जाने, यानी कि प्रत्येक किनारे पे 100 पौधे रोपे जाने की, यानी इस किनारे पे एक रोप दिया, फिर यहाँ एक रोप दिया, और इसके बीच में जो क्या है 98। अब इस पूरे किनारे पे 100 पौधे हो गए। उसी टाइप से देखो, इस किनारे पर भी एक पौधा लगा दिया, इस किनारे पर भी एक पौधा लगा दिया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे 98। उसी टाइप से इनके बीच में भी 98 और इनके बीच में भी 98, यानी कि 98 98 चार जगह लगे, तो 98 गुणा में 4 कर देंगे, तो 4 8 32, 4 नाम 36 और 3 39। 4 पौधे 4 कॉर्नर पर लगे हैं, तो 392 प्लस 4 यानी कि 396। कुल पौधे कितने लगेंगे 396। 396 इसलिए लगे हैं यहाँ पे, 400 नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि ये जो कॉर्नर वाले पौधे हैं इनकी 2 बार गिनती हो जाएगी, यानी कि जब इधर इस पे देखेंगे तो यहाँ इस पर भी इनकी गिनती हो जाएगी, यानी कि इन दोनों की 100 में हो रही है गिनती। उसी टाइप से इधर गिनेंगे तो इसकी गिनती इधर भी हो रही है, और इधर गिनेंगे तो इसकी गिनती इधर भी हो रही है। इसलिए ये जो 4 पौधे हैं ये कम लगाए जा रहे हैं, यानी कि 396 रहेंगे यदि प्रत्येक उस पर 100 पौधे लगाएंगे तो। इस सवाल में केवल यही समझना था और कुछ नहीं समझना था। यही समझना था कि कॉर्नर के जो पौधा है उसकी डबल काउंटिंग हो रही है। तो अगला देखते हैं दोस्तों। एक निश्चित धनराशि 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? देखो दोस्तों, साधारण ब्याज होता है वो क्या है, हर साल उतना ही होता है, यानी कि एक साल का जो साधारण ब्याज 100 रुपये है तो दूसरे साल का भी 100 ही होगा, यानी कि दोनों सालों को मिलाकर 200 हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है, ब्याज का ब्याज नहीं लगता। तो देखो, साधारण ब्याज का यदि हम जैसे फॉर्मूला हमें ज्ञात है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, या मूलधन यहाँ दे नहीं रखा तो हमने मान लिया x, समय यहाँ 6 वर्ष है, दर 12 है, तो जो पहले है वो तो आ जाएगा बटे में 100, यानी कि 72x बटे 100 पहला ब्याज। दूसरा ब्याज क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा समय 12 है दूसरे में, दर भी 12 है, दर तो सेम ही है बटे 100, यानी कि दूसरा आ जाएगा 144x बटे 100। तो प्रश्न में पूछा है कि इन दोनों का अनुपात क्या है, यानी कि 72x बटे 100 अनुपात 144x बटे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा अनुपात में, और ये 72 से एक बार कट गया, ये 2 बार कट गया, x से x कट गया, तो इसका जो अनुपात आया वो आया 1:2। एक तो ये तरीका। दूसरा ये है कि ये हम सीधा ही समझ सकते हैं कि साधारण ब्याज यदि 100 रुपये है तो 6 साल में 600 रुपये होगा, और 12 साल में 1200 रुपये। उस दर दोनों सेम ही है, तो दर से तो दर कट ही जाएगी, तो इनका जो अनुपात आएगा वो 1:2 आएगा, यानी कि जो समय का जो अनुपात रहेगा वो ही उनके ब्याज का अनुपात आएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। यदि 3a बराबर 2b बराबर c, जैसे हमें यदि 3 संख्याएं ऐसे बराबर में दे रखी हो तो हमें क्या करना होता है, हम मान सकते हैं जैसे इन सब के बराबर मान लो कोई संख्या कांस्टेंट k मान लेते हैं, जैसे 3a बराबर भी हमने मान लिया k है, 2b बराबर मान लिया हमने k है, और c बराबर भी मान लिया k है। तो a बराबर ज्ञात करेंगे तो देखो 3 इधर k के बटे में चल जाएगा, a बराबर k बटे 3 हो जाएगा। उसी टाइप से b बराबर ज्ञात करेंगे तो 2 है जो k के बटे में चल जाएगा, k बटे 2 हो जाएगा, और c के यहाँ कोई संख्या नहीं है इसलिए c बराबर k ही रह जाएगा। अब ये पूछ रहा है इनका अनुपात क्या है, यानी कि a b और c का अनुपात क्या है, तो इनका अनुपात देख लेंगे हम, k बटे 3 अनुपात k बटे 2 अनुपात k बटे, जब कोई संख्या के बटे में कुछ नहीं होता तो हम 1 लिख सकते हैं। तो इनका जब लघुत्तम लिया 6 आ गया, तो यहाँ 3 का भाग इसमें दिया तो 2k, यहाँ 3k, और यहाँ 6k, तो हमारे पास इनका अनुपात आया 2k अनुपात 3k अनुपात 6k। अनुपातों में क्या है, कोई जब कोई छोटा से छोटा रूप लिखते हैं तो k का सभी में भाग दिया तो k कट जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2:3:6। अब देखो प्रश्न में 2:3:6 ABC का कहीं दे नहीं रखा,
इसमें क्या करा है कि यहाँ पर सीधा ही यहीं पे इसने उत्तर मान लिया, आगे ये लेगा ही नहीं, आगे नहीं पहुंचाई। तो इसने क्या करा है, यहाँ पे के को कॉमन ले लिया, यानी कि के का अनुपात यहाँ काट दिया, कॉमन लेकर के का भाग दे दिया यहाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का आ जाएगा 1/3, बी का आ जाएगा 1/2 और सी का आ जाएगा 1। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं दोस्तों, एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिनों तक काम करा एक साथ, उसके बाद छोड़ दिया, बताओ कितना काम बाकी रहेगा। देखो दोस्तों, जो भी कोई काम होता है वो एक काम होता है, ठीक है। अगर जैसे 2 गुना नहीं का है तो एक ही मानते हैं, हम किसी भी काम को पूरा करते हैं तो उसे हम एक काम काउंट करते हैं। तो जैसे एस और टी है, ये पूरा काम करते हैं वो 50 दिन में करते हैं। अब मान लो 50 दिन में 50 इकाई काम कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि उन्होंने 20 दिन तक काम करा, यानी कि 20 दिन तक 20 इकाई काम कर दिया। ये जो काम करा है वो कितना हिस्सा है पूरे काम के, यानी कि 20/50 हिस्सा, यानी कि 2/5 हिस्सा। 2/5 भाग उन्होंने काम कर दिया। कोई भी काम होता है वो एक काम होता है। अब जब पूरे एक काम में से हम 2/5 भाग घटा देंगे तो बचा हुआ काम हो जाएगा। तो 5 कम 5, 5 में से 2 गया तो 3, 3/5। चाहे तो आप इसे यहाँ लघुत्तम लेकर भी कर सकते हो, चाहे जब सीधा भी कर सकते हो। यदि कोई संख्या बटे हुई है तो सीधा गुणा करके इसको और इसको गुणा करके, यहाँ यदि प्लस है तो ये जुड़ जाएगा और माइनस है तो ये घट जाएगा। तो जो शेष काम है वो 3/5 काम आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों, 280 तथा 144 का सबसे महत्तम समाप्त वर्तक जीसीएफ। देखो ये प्रश्न गलत है, जीसीएफ नहीं होता, एचसीएफ होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो एचसीएफ का मतलब कोई बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही है, यानी कि 280 और 144 का एचसीएफ का वह संख्या होगी जो इन बड़ी से बड़ी वह संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित कर रही है। जब बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो हम अपने समय को बचाने के लिए हमें सीधा ऑप्शन से इसे करने में फायदा रहेगा। हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले ऑप्शन में देखना होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे सबसे बड़ी 8 है, अब देखते हैं कि 8 इन दोनों को विभाजित कर रही है या नहीं कर रही। तो 280 में 8 का भाग देंगे तो 8 3 24, 4 बच गए और 4 और 1 0 40, 8 5 40, यानी कि इसको विभाजित कर रही है 35 बार। 144 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 8 64, इसे 18 बार विभाजित कर रही है, यानी कि 8 का इन दोनों में भाग जा रहा है। जब बड़ी से बड़ी संख्या 8 दे रखी है और हमने 8 का भाग देकर देखा तो 8 का पूर्णतः भाग जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ आएगा वो 8 ही आएगा। हमें समय की बचत के लिए हमने सीधा ऑप्शन से इसे करा है। अगला, 500 रुपए प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदने के लिए गए, हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त मिलेगी। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जैसे देखो 500 रुपए में एक वस्तु मिल रही है तो 3 वस्तु कितने रुपए में मिलेंगी भाई, 1500 रुपए में। लेकिन हमने जो खरीदी है वो 2 वस्तुओं के मूल्य के बराबर खरीदी, यानी कि एक वस्तु हमें फ्री में मिल गई, यानी कि 500 गुणा में 2 करेंगे, हमने पैसे दिए कितने 1000 रुपए, जबकि 3 वस्तुओं का मूल्य कितना है 1500 रुपए। अब देखो क्या हुआ है, हमने यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखो हमने उसे दुकानदार को 1000 रुपए दिए हैं, जबकि उन वस्तुओं की कीमत क्या थी, अंकित मूल्य 1500 रुपए। जो हमें छूट मिली है वो छूट मिली है 1500 पे, यानी कि 1500 पे हमने कितने रुपए दिए 1000 रुपए, यानी कि छूट हमें कितने मिली, कितने रुपए की मिली 1500 माइनस 1000, यानी कि 500 रुपए की। ये जो छूट मिली है ये 1500 पे मिली है, यही बात ध्यान रखने की है और कुछ नहीं है। 500 की जो छूट मिली है वो कुल कितने पे मिली है 1500 पे। कितने प्रतिशत है तो गुणा में 100 कर देंगे, यानी कि 2 जीरो जो 5 से 15 3 बार, और जब 100 में 3 का भाग दिया तो 33 सही 1/3, यानी कि 33.33% छूट मिली। तो हमारा उत्तर क्या आ गया 33.33।
33। यहाँ ध्यान रखने की बात यही है कि जो छूट मिली है वो 1500 पे मिली है, न कि 1000 पे, क्योंकि 3 वस्तुएं हैं टोटल। यहाँ पे सेम ये वही कंडीशन है जो अंकित मूल्य पर छूट देता था ना, उसी टाइप से। अगला देखते, आर ने 13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपए उधार लिए। आर को 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि देनी होगी? देखो, साधारण ब्याज पर लिए उधार 1200 रुपए, और 5 साल बाद कुल कितना देगा, यानी ने की ब्याज मिश्र धन पूछ रहा है इसमें। तो देखो, साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। तो मूलधन कितना है 1200, दर समय क्या है 5 साल, दर क्या है 13 बटे में 100। तो 0 से 2 0 कटी, 12 गुणा 5 करें 60, 12 50, 60 गुणा 13 करें तो 13 6 का 78, 780 रुपये को क्या देगा ब्याज का। और मूलधन कितना था, यानी कि उसने कितने रुपए उधार लिए थे 1200। टोटल वो कितना देगा 1200 प्लस 780, यानी कि 1980 रुपए वो कुल देगा। 1980 क्या है मिश्र धन। यदि यहाँ ब्याज ब्याज पूछता 780 रुपए देता हो, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कुल धन। अगला देखते हैं, यदि एल एम एन, ये एक त्रिभुज है एल एम एन, दूसरा त्रिभुज है यू वी डब्ल्यू, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो एस का मान बताइए। एस का मतलब है ये जो लंबाई है इसका मान पूछ रहा है इस त्रिभुज में एल एम एन में। देखो दोस्तों, जब कोई दो त्रिभुज समान हो, यानी कि उनकी आकृति समान हो, यानी कि उनके बीच के कोण यानी कि जो समान हो, तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान रहता है। ध्यान रखने की बात यह है कि उनकी भुजाओं का अनुपात, यानी कि भुजा। तो देखो दोस्तों, ये जो त्रिभुज है एल एम एन और दूसरा त्रिभुज है यू वी डब्ल्यू। अब यू वी डब्ल्यू में दो भुजा दे रखी है, एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा। इस भुजा का मान 32 दे रखा है, यानी कि यू वी बटे डब्ल्यू वी, यानी कि ये जो तिरछी वाली भुजा है इसमें हमने इस भुजा का भाग दिया है। जो भुजा हमें पता होती है उन्हीं का भाग देना चाहिए। हालांकि अनुपात तो सभी का सेम रहता है, इसका इसके साथ जो रहेगा वही इस त्रिभुज में इसके साथ रहेगा, लेकिन जो भुजाएं हमें दे रखी हैं दो, उन्हीं को हम लिखेंगे। तो अब देखो दोस्तों, इसमें यू वी डब्ल्यू वाले त्रिभुज में यू वी का जो अनुपात है, यानी कि इस वाली भुजा का इस वाली भुजा से जो अनुपात रहेगा वही एल एम एन में इस वाली भुजा का, यानी कि एल एम का एम एन के साथ जो अनुपात है वो सेम रहेगा एल एम का एम एन के साथ। अब देखो, यू वी का मान तो हमें दे रखा है 32 है, और डब्ल्यू वी का दे रखा है 28 है, और एल एम का मान हमें दे नहीं रखा है, यानी कि ये एस पूछा है। एस का मान क्या है, एम एन का मान हमें दे रखा है 7। अब देखो, इसको हल करेंगे तो ये 4 बार कट गया 7 से, और ये 32 8 बार कट गया, तो ये जो 8 आया ये एस का मान आया, यानी कि एस क्या है एल एम। तो एल एम की माप क्या हो जाएगी 8, जो भी सेंटीमीटर या मीटर इस टाइप से दे नहीं देखा, तो एल एम की माप हो जाएगी 8। इस त्रिभुज में ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। अगला देखते हैं, एक दुकानदार 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपए प्रति डिब्बे की दर से खरीदता है, यानी कि एक पेंसिल का डिब्बा 100 रुपए में खरीद रहे हैं, तो 10 पेंसिल का डिब्बा कितने में खरीदेगा 10 गुणा में 100, यानी कि 1000 रुपए में खरीदेगा। आगे देखो, जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल हैं, यानी कि एक डिब्बा में 10 पेंसिल हैं, तो 10 डिब्बे में 10 पेंसिल का डिब्बा है टोटल, एक डिब्बा में 10 पेंसिल है, तो 10 डिब्बा में टोटल 100 पेंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ से बेच रहा है।
पहले तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक पेंसिल खरीदी कितने की है। देखो टोटल पेंसिलों की संख्या है 100 पेंसिल है। चाहे तो हम सीधा इसे ये देख सकते हैं कि जब भी लाभ या तो एक पे निकालो या पूरे उस पे निकाल लो। तो यदि पूरे पे निकालेंगे हम तो 1000 रुपये में खरीद रहा है और 12% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 1000 का 112%। तो 1000 का 112% क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 112 गुणा में 10 करेंगे तो 1120 रुपए की बेचेगा। हम सीधा ये करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि भाई जो कुल खर्चा आपको 1000 रुपये को आए और 12% लाभ कमा रहे तो 1000 का 112% पे वो बेच देगा। तो 112 गुणा में ये कर लेंगे, 1000 बटे में 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 112 गुणा में 10 करेंगे तो 1120 रुपये उत्तर आ जाएगा। अगला देखते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों, ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है और त्रिकोणमिति में जो सारणी होती है उसके आपको मान याद होने चाहिए, यानी कि 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के मान सभी के याद होने चाहिए। साइन कोस इस टाइप से सभी के साइन कोस टेन कोट से कोसेक, यानी कि सभी के 0, 30, 60, 45, 90 डिग्री ये मान याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप याद करो कि भाई किसी एक का पता है उससे दूसरे का निकालो। इससे अच्छा है कि सब आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। तो जैसे टेन 30 का मान होता है 1/√3। जब टेन 30 का मान 1/√3 डिग्री होता है तो 1 यहाँ हम लिख देंगे √3 और इसका वर्ग प्लस कोट 30 का मान क्या होता है भाई, टेन और कोट उल्टे होते हैं तो कोट 30 का मान √3 हो जाएगा। तो इसका वर्ग तो 1/3 प्लस 3 यानी कि 3 3 9 और 1 10/3 हमारा उत्तर आ जाएगा। आपको याद होंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, यदि आपको साइन या कोस के ही याद है उनसे हमें टेन का ज्ञात करना है तो हमें देखो कैसे ज्ञात करेंगे। टेन का मतलब होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब हमें पता है साइन 30 का मान, यदि हमें साइन और कोस के याद है तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। जब इस संख्या बटे के भी बटे में तो उल्टी हो जाएगी, 1/2 ऊपर चल जाएगी 2/√3। तो अब हमारे पास बच गया 1/√3। तो ये जो मान आएगा ये टेन 30 का आ जाएगा, क्योंकि हमने साइन 30 और कोस 30 का मान ज्ञात है। यदि साइन 30 और कोस 30 से हम टेन का मान निकालेंगे तो इस टाइप से निकल जाएगा। लेकिन बेटर यही रहेगा कि आपको सभी के मान कंठस्थ याद हो। हालांकि ये सामान्य सूत्र तो मैंने पिछले एक पेपर में करवा दिए हैं, लिखवा दिए हैं और ये सारणी लिखवा दूंगा किसी दिन, अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। लेकिन याद होनी चाहिए आपको सारणी। याद रहेगी तो मैं फिर से कह रहा हूँ आपको बहुत फायदा रहेगा, समय बचेगा आपका। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, cos थीटा बराबर 4/5 है तो sec थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करवा दीजिए। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि हमने कुछ सूत्र लिखवा दिए हैं त्रिकोणमिति के और कुछ जैसे सवाल आएंगे उसी टाइप से हम बता देंगे या फिर किसी दिन विस्तृत रूप में आपको त्रिकोणमिति पढ़ा देंगे। तो एक चीज ये और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। देखो जैसे ये एक लाल बटे का आपने सुना होगा, पहले 10वीं में थे तब सुना होगा लाल बटे का।
वो अब तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद तो याद कर लो, क्योंकि बिना याद करे पार नहीं पड़ेगी। अब देखो, हम लाल बटे एल बटे के, एल का मतलब है लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब है आधार, और के का मतलब कर्ण है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। इसके ऊपर लिख देंगे साइन थीटा, इसके ऊपर लिख देंगे कोस थीटा, और इसके ऊपर लिख देंगे टेन थीटा। अब हमने ये चीज तो पहले ही लिखवा दी कि टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो देखो, साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण, यानी कि एल बटे के, तो कोसेक का मतलब है के बटे एल। उसी टाइप से कोस का मतलब है ए बटे के, तो सेक का मतलब है के बटे ए। टेन का मतलब है एल बटे यानी कि लंबे बटे आधार, तो कोट का मतलब है ए बटे लंब यानी कि आधार बटे लंब। अब देखो दोस्तों, ये सूत्र भी हम लिखवा चुके हैं कि जैसे कर्ण ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इनका वर्गमूल बराबर कर्ण होता है। और यदि इन दोनों में से कोई एक ज्ञात करना हो, जैसे आधार ज्ञात करना हो और लंब दे रखा हो, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार, ऐसे ज्ञात करते हैं। अब देखो प्रश्न को करते हैं। प्रश्न में दे रखा है cos थीटा। cos थीटा का मतलब होता है, लाल बटे कक्का में देख लीजिएगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण प्रश्न में दे रखा है 4/5 है, यानी कि आधार 4 है और कर्ण 5 है। अब इससे हम लंब निकाल लेंगे। लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस आधार के स्क्वायर 16, और इन दोनों के अंतर का वर्गमूल यानी कि 9 का वर्गमूल बराबर 3। तो हमारे पास लंब क्या आ गया, 3। अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को जब देखेंगे तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, सेक थीटा का मतलब यहाँ देख लो, सेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। तो ये मान हमसे पूछा है प्रश्न में। तो कर्ण हमारे पास क्या है, 5, आधार क्या है 4, कर्ण क्या है 5, और लंब क्या है 3। इनका मान पूछा है, जो इनका मान वर ये लेंगे लघुत्तम तो 12, और यहाँ गया 15, यहाँ गया 3 20, 15 20 35, 35 बटे 12। तो हमारे पास जो मान आया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, वो आया है 35 बटे 12। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 35 बटे 12। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, आपको ये लाल बटे कक्का याद करना ही पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। यदि आपको लाल बटे कक्का याद नहीं है तो इस प्रश्न को आप हल नहीं कर पाओगे। तो अगला देखते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, इतने ही थे इसमें क्वेश्चन। और दोस्तों बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने साथियों को यानी कि जिन्हें जो भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, उन्हें आप वीडियो जरूर शेयर करा करो। देखो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताया करो, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से।